अभी संसद में सपा के एक सांसद रामलाल सुमन ने संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी शिवाजी महाराज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एक फिल्म आई थी छावा, वो छत्रपति संभाजी महाराज पे आधारित थी। तो उस फिल्म को देखने के बाद लोगों में औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा बढ़ा, जबकि उसमें पूरी तरीके से चीज़ें दिखाई नहीं गई थी। उसमें से 50 to 60% है जो औरंगजेब की क्रूएल्टी थी उसको दिखाया गया था। तो औरंगजेब और को बचाने के लिए या मुगलों को डिफेंड करने के लिए राणा सांगा के ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई। अब इस पे ऐतिहासिक चर्चा करते हैं कि इतिहास हमेशा फैक्ट्स पे लिखा जाता है। मान लीजिए किसी समय पे अगर दो लोग किसी एक चीज़ को बोल रहे हैं तो वो चीज़ सच मानी जाती है, लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाया है महाराणा सांगा के ऊपर ये सही नहीं ठहरता, क्योंकि ये बात सिर्फ बाबर बोल रहा है। बाबर के अलावा इसका कोई दूसरा सोर्स नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। ये बात जो उन्होंने कही है ये किस आधार पे कही है? ये उन्होंने कही है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि फ़ारसी या टर्किश भाषा में लिखी हुई किताब है। और ये तो तय बात है कि उस खुद अपनी आत्मकथा लिखी है तो उसमें खुद को वो बुरा नहीं दिखाएगा। जैसे आप औरंगजेब के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको शिवाजी महाराज एक बागी नजर आएंगे, गलत मतलब एक तरीके से विलन समझ में आएंगे कि शिवाजी महाराज तो ऐसे ही लल्लू पंजू राजा था, कोई पहाड़ी चूहा कहा है औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को। आप अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको भगत सिंह आतंकवादी लगेंगे, आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी आतंकवादी समझ में आएंगे अगर आप अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से देखते हो। उसी प्रकार जो बाबर की बुक है तुजुक ए बाबरी, उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर इस बात को मान भी लें, अगर इस बात को हम स्वीकार कर भी लेते हैं कि चलो उसने सही बात लिखी, तो ये तर्क संगत समझ में नहीं आती है। क्योंकि लोधी, इब्राहिम लोधी जो है उसको राणा सांगा 3 बार हरा चुके थे और उसके इलाकों पे कब्जा भी करके रखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज का जो है, आगरा तक की जो सीमाएं हैं, आगरा तक सीमाएं राणा सांगा के राज्य की लगती थी। उन्होंने आधा मालवा छीन लिया था खिलजी सुल्तान से, उसको भी हराया था, मालवा के सुल्तान को, गुजरात के सुल्तान को भी हराया था। यहाँ तक कि बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी मुस्लिम शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो राणा सांगा से लड़ सके, या किसी में उनको हराने की हिम्मत नहीं थी। और राणा सांगा बाबर के बीच 2 युद्ध हुए हैं, बैटल ऑफ बयाना और बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ बयाना में बाबर हारा है, बुरी तरीके से हारा है, और बैटल ऑफ खानवा में बाबर जीता है। अब कुछ राणा सांगा की सैन्य उपलब्धि पे बात करते हैं कि राणा सांगा ने जब उत्तर भारत से, मतलब कहा जाता है उत्तर भारत से उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो हिंदुओं पे लगता था, धार्मिक कर था एक प्रकार का, जो मुस्लिम शासक लगाया करते थे, वो राणा सांगा ने ख़त्म कर दिया था। और महाराणा सांगा जो थे उनके शरीर में छोटे बड़े 80 घाव थे। एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था, उसके बावजूद वो बाबर से लड़ने गए थे। बाबर लड़ने नहीं आया था, राणा सांगा गए थे दिल्ली के पास लड़ने के लिए बाबर से। आगरा के पास ही एक गाँव है खानवा, वहीं पे युद्ध हुआ था इन दोनों का, आखिरी युद्ध। उसके 6 से 8 महीने के बाद निधन हो गया है महाराणा सांगा का, जहर देने के कारण। अब जहर किसने दिया ये भी आज तक पता नहीं चल पाया, सब इतिहासकारों की अलग अलग राय। जो राणा सांगा थे वो मेवाड़ के 45वें राणा थे। इससे पहले भी 44 शासक हो चुके थे और उसमें एक से बढ़ के एक शक्तिशाली शासक हुई। तो ऐसा नहीं कि राणा सांगा की दुश्मनी बाबर से थी या लोधी से थी, ये कुछ नया नहीं था। इससे पहले भी जो राणा हुए, जैसे राणा कुंभा की भी दुश्मनी थी सारे सुल्तानों से जो आसपास के थे। बप्पा रावल, जितने भी पुराने शासक हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय रतन सिंह की जो राइवलरी थी वो खिलजी के साथ थी। उसके बाद जैत्र सिंह की इल्तुतमिश से रही उससे पहले। उसके बाद हमीर की मोहम्मद बिन तुगलक से दुश्मनी थी, उनमें भी कई युद्ध हुए। और उसके बाद सैयद वंश थे, उस समय पे महाराणा कुंभा की दुश्मनी थी दिल्ली सल्तनत के राजाओं के साथ। तो ये हज़ारों साल की दुश्मनी, ये नहीं कि राणा सांगा बाबर कोई उस समय बस प्रतिद्वंदी थी, ये युद्ध हज़ारों साल की पूरी सीरीज है। बाद में अकबर और महाराणा प्रताप की भी दुश्मनी थी, बहुत फेमस थी। अकबर अपना साम दाम दंड में जितना वो ताकत लगा सकता था, पूरी ताकत लगा के भी मेवाड़ को अपने अधीन कभी नहीं कर पाया, ना संधि कर पाया, ना हरा पाया महाराणा प्रताप को।
तो ऐसा नहीं है, दुश्मनी बहुत लंबी चली है, 1000 सालों तक चली है। और तो इससे ये बात तय होती है कि मेवाड़ जो राजवंश था उसकी दुश्मनी दिल्ली में कोई भी शासक रहेगा उससे रहेगी ही, और रही। सामने वाले दुश्मन आते जाते रहे, जैसे खिलजी के बाद तुगलक आया, फिर सैयद, लोधी, मुगल्स। तो इस तरफ तो एक तरफ पलटती रही सेनाएं, मतलब लोग बदलते रहे, लेकिन इस तरफ मेवाड़ की दुश्मनी बराबर बनी रही। मेवाड़ में 1500 वर्ष तक लगभग एक ही राजवंश ने शासन किया, जो कि विश्व का दूसरा है। पहला जापान का राजवंश है जिसने सबसे लंबे समय तक एक जगह पे शासन किया है। उसके बाद मेवाड़ है कि जिसने एक ही स्थान पर 1500 साल तक शासन किया है। और इस 1500 साल के शासन में मेवाड़ ने किसी भी मुस्लिम शासक को कोई भी टैक्स नहीं दिया, चाहे वो जजिया हो चाहे कोई भी हो। न किसी प्रकार का कोई समझौता किया, चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, महाराणा लाखा हो, महाराणा हम्मीर हो, बहुत सारे महाराणा हुए। तो सबकी दुश्मनी बनी रही। तो ये ऐसा तो नहीं था कि इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हों। कई बार गया में हमला हुआ, उड़ीसा में हमले हुए, प्रयागराज कई बार मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की लड़ाई हुई। तो ऐसे पचासों, सैकड़ों, हज़ारों युद्ध हैं जो हुए। तो मेवाड़ तो हमेशा दुश्मन बना रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि लोधी को हराने के लिए बाबर को महाराणा सांगा बुलाएंगे। इसको बहुत सारे इतिहासकारों ने इस चीज़ को नकारा है, लेकिन बस हाँ, बाबर ने लिख दिया है एक जगह पे, उसी चीज़ को इस्तेमाल करके ये बात उठाई जाती है। एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ को हटा दिया है अपनी किताबों से। जैसे कि एक फैक्ट था, एनसीईआरटी में बुक में लिखा था कि औरंगजेब ने मंदिर बनाने के लिए दान दिए। बाद में नीरज अत्री नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने उस पर आरटीआई लगाई। बाद में एनसीईआरटी को वो फैक्ट हटाना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे। अब बिना साक्ष्य के कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते। तो ये जो बयानबाजी की गई ये सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए की गई, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए, कि अब राणा प्रताप को गाली देंगे, शिवाजी को गाली देंगे, सांगा को गाली देंगे तो मुस्लिम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका संघर्ष रहा है 1500 साल तक। गजवाए हिंद नहीं होने दिया इन लोगों ने, आज तक नहीं हो पाया गजवाए हिंद। तो पाकिस्तान आज भी सपने देखता है गजवाए हिंद के। हर कट्टरवादी देखता ही है इस्लामीकरण करने का भारत का, और प्रयास रहा है, हजारों साल से प्रयास रहा। और इस प्रयास को असफल करने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो वो मेवाड़ राजवंश का रहा है, जो कि गुहिलों का राजवंश है। इसी गुहिल राजवंश से नागपुर के भोसले जो शिवाजी महाराज के परिवार के लोग हैं वो भी हुए। नेपाल के राजा थे वो भी गुहिल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये राजवंश का इतिहास, जो मेवाड़ राजवंश है, बहुत पुराना राजवंश है। आज भी रियासत है मेवाड़, उनके वंशज आज भी हैं। और बाबर को महाराणा संग्राम सिंह ने बुलाया। इस तरह का खंडन इस बात से भी होता है कि जो राजा 100 युद्ध जीत रहा है, जिसने अपने जूते के नीचे दबा के रखा है सारे सुल्तानों नवाबों को, वो उनको हराने के लिए, एक हारे हुए को हराने के लिए एक हारे हुए को क्यों बुलाएगा? बाबर को तो मार के भगा दिया था उज्बेकों ने। बाबर तो खूब भगोड़े की तरह घूम रहा था। बाबर की किस्मत तब पलटी जब बाबर को तोपें मिली। तोपों की खोज या फिर बारूद की खोज जो है वो यूनान में हुई, लेकिन इसको मिल गई। उसके बाद ही एक भी लड़ाई नहीं हारा, सब जीता। सिर्फ एक लड़ाई हारा, वो भी बयाना की लड़ाई, महाराणा सांगा से। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है हर तरीके से कि सांगा ने बुलाया, फिर इस तरीके का बयान क्यों दिया? औरंगजेब को बचाना था, क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा छावा फिल्म के बाद उठ रहा था। इसलिए उस ध्यान को खींचने के लिए, औरंगजेब या मुग़लों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया। और ये उसकी जो रणनीति थी, चाहे सपाहियों की रही हो, जो रणनीति रही वो कामयाब रही। अब लोगों का मुद्दा इससे भटक गया कि औरंगजेब वाले मुद्दे से, और महाराणा सांगा का मुद्दा उठने से कुछ अच्छा भी हुआ कि जितने भी ऑनलाइन शिक्षक हैं जो भी पढ़ा रहे हैं उन सब ने इस बात पे सब फैक्ट रखे, जिससे सच्चाई लोगों को पता चली क्या कैसा था। कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि बाबर एक धोखेबाज, आतंकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो हमेशा धर्म, मजहब, कुछ भी इस्तेमाल करना हो जीत के लिए, जीतने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकता था। महाराणा सांगा के साथ ऐसा नहीं था। वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने लगभग 100 लड़ाइयाँ लड़ी, और दिल्ली के सुल्तान, मालवा के खिलजी और गुजरात के सुल्तानों को लगभग कुचल के रख दिया था।
और बाबर की सेना को भी कुचला था भयानक युद्ध में। इसमें बाबर का जो सेनापति था पानीपत में, उसका कत्ल कर दिया था राणा सांगा ने, मार गिराया था उसको बयाना में। तो इससे बाबर भी बहुत डरा हुआ था बयाना के बाद। ये खुद अपनी किताब में लिखता है कि मेरी पूरी सेना में दहशत का माहौल था राणा सांगा। लेकिन वो एक लड़ाई हार गए, क्योंकि राणा सांगा की सेना जो थी वो घुड़सवार और भाले और तलवार से हमला करते थे, और बाबर ने पहले ही से खानवा में गड्ढे खुदवा दिए थे और तोपें लगवा दी थी, जिससे भाले और तलवारों की जो रेंज थी उससे बाबर के सैनिक बाहर हो गए, और वो दूसरी तरफ से तोपें चला रहा था। तो अब तलवार और भालों से तोपों का ढाल बना के नहीं बच सकते, अब तोप की गोलों से अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ठीक है, चलो एक युद्ध हार गए, लेकिन उसके बाद भी लड़ने को तैयार थे। अब जहर किसने दिया ये आज भी नहीं पता चल पाया। और महाराणा सांगा के बाद जो उनके पौत्र हुए महाराणा प्रताप, उनकी भी जो राइवलरी थी अकबर से, वो भी बहुत फेमस है। खैर सबसे फेमस महाराणा प्रताप ही हुए, जबकि मेवाड़ का सबसे प्रतापी महाराणा माना जाता है बप्पा रावल को, महाराणा हम्मीर को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं। और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे।